आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल एज बिजनेस स्टडीज़। आई होप जितने भी हमने अभी तक पार्ट्स किए, जितने भी हमने इस चैप्टर के प्रिंसिपल्स कवर किए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट हमें किसने दिए? हमें टेलर ने दिए। F.W. टेलर ने हमें ये साइंटिफिक टेक्निक्स दिए मैनेजमेंट की। ये टेक्निक्स 5 टेक्निक्स हैं, जिनमें पहली आती है फंक्शनल फॉर्मैनशिप, दूसरी आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तीसरी आती है वर्क स्टडी, फोर्थ इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एंड फिफ्थ इज मेंटल रिवॉल्यूशन। इसके बाद जो हमारी वर्क स्टडी है वो और भी ज़्यादा डिवाइड हो जाती है फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टेक्निक से, फंक्शनल फॉर्मैनशिप। तो फंक्शनल फॉर्मैनशिप में क्या है? टेलर ने फंक्शनल फॉर्मैनशिप में जो वर्कर्स डिपार्टमेंट है उसे एक तरीके का एक पर्टिकुलर स्लॉट बनाया कि कैसे कैसे उसमें इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए, कैसे कैसे काम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेलर, फैक्ट्री मैनेजर जो है वो वर्कर्स के रेंज में सबसे सुपीरियर माना जाएगा। और अगर हम मैनेजमेंट में देखें, मैनेजमेंट वर्कर्स में देखें, तो ये सबसे सबॉर्डिनेट में आएगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे सबॉर्डिनेट में, और वी कैन से लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे टॉप पे आएगा। फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 2 एम्प्लॉयज़ आएंगे, 2 पर्सनल्स आएंगे, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में क्या होगा? ये प्लान करेंगे, इनका काम क्या है? प्लान करना। प्रोडक्शन, इनका काम है प्रोडक्शन से रिलेटेड करना, ठीक है ना, प्रोडक्शन में हेल्प करना। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आएंगे हमारी 4 चीज़ें: इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। और लास्ट में आएंगे हमारे वर्कमेंस। तो चलिए अब इनका अलग अलग काम करते हैं। पहले प्लानिंग इंचार्ज के अंडर आते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होता है इंस्ट्रक्शन देना वर्कर्स को। वर्कर्स को क्या देना? इंस्ट्रक्शन। रूट क्लर्क का मतलब होता है रास्ता बताना, किस रूट को लेके किस तरीके से काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट का क्लर्क का काम होता है कि टाइम कितना लगना है, उसमें कॉस्ट कितनी लेनी, इस चीज़ को एनालाइज करना है, इस चीज़ को फॉर्मुलेट करना। डिसिप्लिन लेयर का मतलब होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना प्रोडक्शन के वक्त। तो ये प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 सबॉर्डिनेट्स आते हैं। अब हम आएंगे प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर। प्रोडक्शन इंचार्ज में आएंगे स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर्स बॉस, इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस स्पीड एक्यूरेसी पे ध्यान देगा। गैंग बॉस चीज़ें रेडी करके रखेगा। रिपेयर बॉस क्या करेगा? ये रिपेयरिंग का काम करेगा, मशीन्स देखेगा कि ढंग से चल रही हैं या नहीं। इंस्पेक्टर सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, ठीक है। तो ये इन सब के ये पर्टिकुलर काम थे। आई होप कि आपको ये फंक्शनल फॉर्मैनशिप का स्ट्रक्चर समझ में आया हो। चलिए अब हम नेक्स्ट साइंटिफिक टेक्निक पे आते हैं, जो कि है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ये सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? तो पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन समझते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड्स और वर्किंग कंडीशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है स्टैंडर्ड सेट करना, ठीक है ना। स्टैंडर्ड सेट, अब वो स्टैंडर्ड्स हम किसी भी टर्म्स में सेट कर सकते हैं, चाहे हम वो प्रोसेस की कैसे, किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, किस प्रोसेस का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, कितना उसमें टाइम लगना चाहिए, क्या क्या उसमें मटेरियल्स लगने चाहिए। रॉ मटेरियल, हमें रॉ मटेरियल कौन सी क्वालिटी का चूज़ करना है, उसका स्टैंडर्ड सेट करना कि हमेशा इसी स्टैंडर्ड का हम रॉ मटेरियल लेंगे, इससे कम का तो लेंगे ही नहीं। तीसरा टाइम, कि इस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर ये काम हो जाना ही चाहिए, ये हमारी प्रोडक्शन इस टाइम के अंदर हो ही जानी चाहिए। तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया हमने। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रहेगी, जो हमारे प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट आएगा उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, उसका ध्यान रखना, उसके स्टैंडर्ड सेट कर देना। मशीनरी मेथड्स, हमें कितनी मशीनरी यूज़ करनी है और कैसे मशीनरी को यूज़ करना है, कितने कॉस्ट इफेक्टिव हमें रहना है। लास्ट, वर्किंग कंडीशंस। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो मेजर यही फैक्टर्स हैं। तो वर्किंग कंडीशंस का क्या मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को कैसी वर्किंग कंडीशंस हमें प्रोवाइड करना है। हमें उन्हें सैनिटेशन प्रोवाइड करना है, हमें उन्हें ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है। हमने इतना स्टैंडर्ड तो सेट कर ही दिया, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये हमने समझ लिया स्टैंडर्डाइजेशन की, स्टैंडर्ड सेट कर देना। अब व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस वेराइटीज, साइजेस एंड डायमेंशंस, while standardization implies devising new varieties instead of existing ones.
सिंप्लीफिकेशन मतलब किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई कर देना, किसी को चीज़ को सिंपल बना देना, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि जो हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, सुपरफ्लूअस का मतलब होता है अननेसेसरी और जो हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो सुपरफ्लूअस का मतलब होता है अननेसेसरी, जो भी हमारी अननेसेसरी काम है, जो भी हमारी अननेसेसरी चीज़ है, उन्हें अवॉइड करना सिंप्लीफिकेशन का पहला एम होता है। चाहे वो साइजेस के टर्म्स में हो सकता है, वो डायमेंशंस के टर्म्स में हो सकता है। और जबकि जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो है कि हम जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनको हम कितने इफेक्टिव से यूज़ कर रहे हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन का। तो स्टैंडर्डाइजेशन यानी स्टैंडर्ड सेट कर देना, सिंप्लीफिकेशन यानी काम को सिंपल बना देना। अब हम स्टडीज में आएंगे, वर्क स्टडी के अंदर आएंगे। वर्क स्टडी में जो पहली स्टडी आती है वो आती है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या है? Method study is a systematic method of analyzing the method of doing a job, including human movements involved in it. So, in the process of analyzing the methods involved in work, flow of increase of productivity. It does with doing the work in a better way with less time and effort. Method study मैनेजमेंट की सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं उनका मेन एम तो यही होता है कि कम से कम टाइम एफर्ट में लग के कॉस्ट एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो हमारा काम। तो मेथड स्टडी का भी मेन एम तो यही है। पर मेथड स्टडी है क्या? मेथड स्टडी यानी जिस प्रोसेस से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोसेस को एनालाइज करना, उस प्रोसेस को एनालाइज करना, और सिर्फ एनालाइज नहीं करना, और जो प्रोसेस का आपको बेस्ट चीज़ लगे कि हमने 5 प्रोसेस हमने देखा कि इस काम को हम 5 तरीक़ों से कर सकते हैं, फिर उन 5 तरीक़ों में से जो आपको बेस्ट तरीका लगे उसको चूज़ करना, दैट इज़ मेथड स्टडी। एक अच्छा एक इफेक्टिव मेथड फाइंड करना, दैट इज़ मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी का इतना ही इंट्रोडक्शन हमारे लिए काफ़ी कि मेथड स्टडी एक सिस्टमैटिक मेथड में किसी भी काम करने के लिए हम उसको मेथड स्टडी कहते हैं। सिस्टमैटिक के अलावा वो काम टाइमली भी हो जाना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए, और कम से कम कॉस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेथड स्टडीज़ के हमें डायमेंशंस भी याद रखने की ज़रूरत है। सेकेंड जो हमारी स्टडी आती है वो आती है मोशन स्टडी। व्हाट इज़ मोशन स्टडी? मोशन स्टडी भी एक सिस्टमैटिक वे है of determining the best method of doing work by scrutinizing the motions made by the worker or the machine. इसका मेन एम भी यही है कि हम अपने किस पे ध्यान दें, हम अपने काम पे ध्यान दें और बेस्ट मेथड देखें काम करने का। बट इसके संग एक और चीज़ ऐड हो जाती है कि हम बेस्ट काम तो देखें, पर बेस्ट काम भी कैसे देखें? जो हमारे अननेसेसरी मोशंस हैं, जो हमारी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको अवॉइड करें, उनको एलिमिनेट करना चाहिए हमें। एम्प्लॉयज़ फालतू की गपशप कर रहे हैं, हमें उसे एलिमिनेट करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ फालतू टहल रहे हैं, वर्कर्स फालतू टहल रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इसको हमें अवॉइड करना। तो ये सारी जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं इनको अवॉइड करना किसके अंदर आता है? बेसिकली मोशन स्टडी। अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट करना इज मोशन स्टडी। अब आते हैं हम टाइम स्टडी। नाउ व्हाट इज टाइम स्टडी? Time study is a structured process of directly observing and measuring human work using a timing device to establish the time required for completion of the work by a qualified worker when working at a defined level of performance. टाइम स्टडी मतलब कि टाइम को एनालाइज करना, कितना टाइम किसी काम को लग रहा है और कितना लगना चाहिए, और कितना लगना चाहिए उस लेवल तक हमें ले जाना है। हमें इफेक्टिव होना है ऑर्गेनाइजेशन में, इनइफेक्टिव नहीं, इफेक्टिव होना है हमें, ठीक है। तो हमें टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो टाइम स्टडी का बेसिक मतलब ये है कि कितना टाइम लग रहा है किसी भी चीज़ को करने में, उसको एनालाइज करना, और अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो उसे एलिमिनेट करना, और बिल्कुल अपने काम की तरफ इफेक्टिव होना। नेक्स्ट आता है हमारा फटीग स्टडी। Fatigue study is study to understand how fatigue affects productivity. Reducing fatigue at workplace has been the key aim of every organization as it affects productivity adversely. Fatigue यानी fatigue study क्या है? हमें पता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर बेसिस पे इंटरवल्स देने चाहिए ताकि वो ब्रेक ले सकें और उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन होता है अगर वो प्रोडक्शन करती है कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। तो प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीज़ हो सकती है जब हम एम्प्लॉयज़ को भी ब्रेक्स दें, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को एक इक्वल इंटरवल पे ब्रेक्स दें, तभी जाके वो अपने आप को री एनर्जाइज कर पाएंगे और दोबारा काम पे उतने ही जोश के संग लग पाएंगे। तो फटीग स्टडी के अंदर यही है। डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम, ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को। इन फोटोज़ में आपको दिख रहा होगा
पे फॉर परफॉर्मेंस, इससे आपको आइडिया लग जाएगा जैसी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग पे करना। सेकंड पिक्चर जो देखेंगे आप राइट हैंड में, वो देखेंगे कि 3 लोग हैं, एक ज़्यादा कॉइन्स के ऊपर खड़ा है, एक कम पे, एक उससे भी कम पे। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा कॉइन पे खड़ा है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू बाकी दो से। ठीक है, तो जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है अब हम उसको लेके समझते हैं। सपोज एक बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बैग्स बनाती है, स्कूल बैग्स या कोई भी तरीके का बैग्स, कार्गो बैग्स, कुछ भी बैग्स बनाती है वो। उसमें समझ लीजिए यही 3 एम्प्लॉयज़ हैं, 3 एम्प्लॉयज़ हैं। उसने पहले दिन देखा कि एक एम्प्लॉय तो फिर भी बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है, बाकी तो उसके कंपैरेटिवली थोड़े लो हैं, ठीक है, थोड़े कम एफिशिएंट है। तो उसने सोचा कि अब इनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि मनी एक बहुत बेस मोटिवेशन है लोगों के लिए। मनी एक तरीके का मोटिवेशन है कि वो और अच्छा काम कर सकें। किसी भी चीज़ के लिए पैसे मिलेंगे तो मोटिवेट होंगे, वो काम पे आ रहे हैं इसका मतलब उनका मोटिवेशन क्या है, मनी है उनका मोटिवेशन। ठीक है, तो उसने उस मनी को ही मोटिवेशन बनाया। अब कैसे मोटिवेशन बनाया, सपोज एक बैग इंडस्ट्री में 3 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है ना। एक ने, उन्होंने जो उनका एम्प्लॉयर है, जो बॉस है, उन्होंने कहा कि किसने भी अगर 10 बैग पे, तो उसने फिक्स कर दिया अमाउंट, अगर 10 बैग पे उनको 500 रुपीज़ मिलेंगे। और हर एक एक्स्ट्रा बैग पे अगर किसी ने भी 10 से ज़्यादा एक भी बैग बनाया, उसे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है, एज अ बोनस। ठीक है, तो एक ने तो क्या किया, एक ने तो 10 का टारगेट, सब तीनों ने 10 का टारगेट तो पूरा किया, पर एक ने 15 बनाए, या आप कह दीजिए कितने बनाए, 14 बाइक्स बनाए एक ने 14 बनाए, ठीक है ना, एक ने 12 बनाए और एक ने 10 बनाए। तो जिसने 10 बनाए उसे तो 500 मिलेंगे ही, ठीक है, पर जिसने 12 बनाए उसे कितने मिलेंगे, उसे मिल जाएंगे आपके 1100। और जिसने 14 बनाए उसको कितने मिलेंगे, 200 और, तो यानी उसके उसको मिलेंगे 1200। तो सबसे ज़्यादा पे किसको मिली, जिसने 14 बैग्स बनाए थे, कितने मिले उसे, 1200। तो जो बाकी 2 एम्प्लॉयज़ है वो भी मोटिवेट होंगे कि इसको इतना मिल रहा है, हालांकि ये हमारे जितने ही एफिशिएंट है, हमारे लेवल पे ही काम करे, इसको ज़्यादा पे मिल रही, तो हम भी उतनी ही रिग्रेसली काम करें, हम भी उतने हार्ड वर्क से काम करें, हम भी उतने स्मार्ट वर्क से काम करें। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एक बेसिकली एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा एफिशिएंट हो इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी ये देखा जाता है, हम इसमें एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पे करते हैं उन्हें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।